पर आज आपको योग के विषय में कुछ बताने जा रहा हूँ। आज का विषय है हाउ टू कीप योर माइंड काम एंड फोकस, यानी आप अपने मन को, अपने मस्तिष्क को कैसे अपने पढ़ाई की ओर, अपने उद्देश्य की ओर, अपने ध्येय की ओर फोकस कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं यही कहूंगा कि आपको अपनी दिनचर्या बहुत ही व्यवस्थित करनी होगी। दिनचर्या से मतलब है आप रात को सही समय पर सो जाएं। सही समय है 10 बजे तक। 10 बजे तक आप सोने का प्रयास करें और सुबह 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं। विद्यार्थियों के लिए 7 से 8 घंटे की नींद जरूरी है ताकि आपका शरीर पूरा तनाव रहित हो जाए, पूरा रिलैक्स हो जाए। इसके साथ सुबह नित्य कर्म से निवृत्त होने के पश्चात आप उस समय अपनी एक्सरसाइज इत्यादि को दें जो आपको अभी बताया जाएगा। अभी मैं आपको जो सूक्ष्म की जो क्रियाएं बताने जा रहा हूँ और जो आसन इत्यादि बताने जा रहा हूँ, उनसे आपकी स्मरण शक्ति वगैरह का, मेमोरी पावर का, इन सबका विकास होगा, बुद्धि बढ़ेगी, धैर्य बढ़ेगा। तो अधिक समय न लेते हुए अभी हम उन सब की ओर शुरुआत करते हैं। इसके लिए सबसे पहले जो मेरे साथ करना चाहें मेरे साथ भी कर सकते हैं, अन्यथा अपने इसको बहुत ध्यान से देखें। पहली क्रिया है उच्चारण स्थल तथा विशुद्ध चक्र शुद्धि। उसके लिए दोनों पैर एकदम फर्श पर मिले हुए हो, दोनों हाथों को गर्दन पर इस प्रकार रखेंगे। ये कंठ को, गर्दन का ये कंठ वाला भाग होता है, यहाँ से डिस्टेंस लेंगे इस प्रकार 4.5 उंगली का, मतलब जो गर्दन इस प्रकार होती है नॉर्मल से हल्की सी एक उंगल ऊपर की ओर उठ जाए, इतना आपको डिस्टेंस लेना है। तो हाथ नीचे रहेंगे और अपने इस भाग पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए नाक से आवाज के साथ श्वास प्रश्वास करना है। लाहौर की धौकने की बात है कि सांस लेने की आवाज सबको साफ सुनाई दे, इस प्रकार। और कम से कम 25 बार सांस को लेना और छोड़ना है। आरंभिक क्रम शुरुआत हफ्ते 10 दिन 15 दिन 25 बार मिनिमम सांस लेना है। इसके पश्चात आप धीरे धीरे सांस को बढ़ा सकते हैं। आपके सामने प्रस्तुत है किस प्रकार सांस लेना है, ध्यान को यहाँ रखते हुए। इस प्रकार सांस को आरंभिक क्रम में 25 बार आपने सांस को लेना और सांस को छोड़ना है। दूसरी क्रिया है प्रार्थना। दोनों हाथों को परस्पर इस प्रकार जोड़ेंगे, आंखें बंद कर अपने परम पिता परमात्मा से, अपने इष्ट देव से, जिस किसी ईश्वर की आप पूजा, किस इष्ट देव की पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, जिस किसी धर्म को आप मानते हैं, उनको आप मन में उनसे बल, बुद्धि, विद्या और विवेक मांगेंगे। क्योंकि बल, बुद्धि, विद्या और विवेक में यदि ये 4 चीजें आपको मिल गई तो आपको सब कुछ अपने आप स्वतः ही मिल जाएगा। धन दौलत और बाकी सब चीजें, ऐश्वर्य, सुख मांगने से अधिक अच्छा है कि आप बल, बुद्धि, विद्या और विवेक ईश्वर से मांगे, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने मित्रगण के लिए और पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए। तो सबका भला होगा, सबका कल्याण होगा। आंखें बंद होंगी और दोनों कोहनियों से अपने वक्षस्थल को हल्का सा दबाएंगे। इस प्रकार शांत होकर अपने इष्ट देव से प्रार्थना करें, बल, बुद्धि, विद्या, विवेक मांगे। और जब सच्चे मन से आप ईश्वर से कुछ भी मांगेंगे, ईश्वर आपको अवश्य देंगे, निस्वार्थ भाव से। क्योंकि बच्चों का मन कोमल होता है, उनमें कहीं कोई छल कपट नहीं होता, तो बच्चों की वजह से भी ईश्वर बहुत जल्दी सुनते हैं। इसलिए निश्चल मन से अपने ईश्वर का ध्यान रखते हुए बल, बुद्धि, विद्या, विवेक ईश्वर से मांगे।
ईश्वर आपको अपने हर उद्देश्य में सफलता प्रदान करे, ऐसी कामना करें। इसके पश्चात आंखें खोलें, दोनों हाथ नीचे में आए। अब तीसरी क्रिया होती है बुद्धि तथा धृति शक्ति विकासक, बुद्धि और धैर्य बढ़ाने के लिए। उसके लिए आप चेहरा अधिक से अधिक ऊपर की ओर करेंगे। चेहरा ऊपर करने के बाद जो चोटी वाला भाग है, शिखामंडल जिसे कहते हैं, शिखामंडल, इस भाग को यहाँ अपना ध्यान केंद्रित करते हुए नाक से उसी प्रकार श्वास प्रश्वास करेंगे कम से कम 25 बार। फिर से मैं बता रहा हूं, अपना ध्यान शिखामंडल पर, चोटी वाले भाग पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए नाक से आवाज के साथ सांस को लेना है, सांस को छोड़ना है। इस प्रकार लीजिए। एक बार आपको साइड से करके दिखाता हूं। गर्दन पूर्णतः पीछे की ओर होगी। धीरे से वापस आएंगे। ये हो गई बुद्धि और धैर्य बढ़ाने के लिए। अगली क्रिया है स्मरण शक्ति विकासक, फॉर इंप्रूविंग योर मेमोरी पावर। उसमें अपने पैरों से लगभग 1.5 गज की दूरी पर जमीन पर देखते हुए गर्दन सीधी होगी, दृष्टि सम होगी, मतलब गर्दन नीचे नहीं झुकानी आपने, गर्दन सीधी होगी, केवल दृष्टि नीचे की ओर होगी। देखना नीचे की तरफ है, 1.5 गज मतलब 4.5 फुट। अपने पैर से लगभग 4.5 फीट की दूरी पर जमीन पे देखना है और अब अपना ध्यान ब्रह्मरंध्र पर, जो सर का ये स्थान होता है सेंटर का, एकदम सहस्त्र द्वार से कहते हैं दशम द्वार, इस सेंटर पे यहाँ पर फिर से कीजिए, इस स्थान पर यहाँ आपने अपना ध्यान केंद्रित करते हुए जमीन पर देखते हुए गर्दन सीधी होगी। उसी प्रकार 25 बार कम से कम नाक से श्वास प्रश्वास करना है, आवाज के साथ, तेजी के साथ। देखिए इस प्रकार। समझ में आई? मैं आपको कम करके दिखा रहा हूं, लेकिन आपने शुरुआत में 25 बार कम से कम करना है, ठीक है? इसके पश्चात अगली क्रिया है मेधा शक्ति विकासक। उसमें आपने क्या करना है, गर्दन को पूर्णतः नीचे की ओर करना है, यानी आपकी ठुड्डी यहाँ कंठ से लग जाए इस प्रकार, और गर्दन के ठीक पीछे ये जो भाग होता है, ये जो भाग है गर्दन के ठीक पीछे जो हल्का सा गड्ढा बनता है, जो गड़ीला स्थान होता है, इस स्थान पर, ये जो गर्दन के पीछे वाला भाग है, इस स्थान पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए, आंखें बंद है, गर्दन नीचे है, ध्यान गर्दन के पीछे गड़ीले स्थान पर है। इतना करने के पश्चात उसी प्रकार नाक से लंबे गहरे सांस लेने, श्वास प्रश्वास करने हैं। देखिए किस प्रकार। एक बार इसको साइड से करके दिखाते हैं हम आपको। इस प्रकार 25 बार आपने सांस को लेना है और सांस को छोड़ना है। ये आपकी श्वास की क्रियाएं हैं, जिनसे आपकी मेमोरी पावर बढ़ेगी, बुद्धि बढ़ेगी, धैर्य बढ़ेगा और आपकी आकर्षण शक्ति बढ़ेगी। इससे शरीर में आकर्षण, चेहरे पर आकर्षण होता है, चेहरा एकदम चमकता है। तो ये सब चीजें विद्यार्थियों के लिए बहुत जरूरी है। आकर्षण तो होना चाहिए ना चेहरे पर, वही शब्द इन सब बातों से आएगा, इन सब क्रियाओं से आएगा। इसके पश्चात आप आराम से बैठ जाएं, सिद्धासन, पद्मासन, वज्रासन, जो भी आपका, सुखासन, पालकी मार के भी बैठ सकते हैं। इस प्रकार आपकी
किसी भी ध्यानात्मक आसन में, मैं वज्रासन में बैठा हूं, आप सुखासन में भी बैठ सकते हैं, पद्मासन में भी बैठ सकते हैं, जैसी आपकी सुविधा हो। अब करेंगे कपालभाति, जो कि बहुत ही जरूरी है, बहुत ही फायदेमंद है। कपालभाति में क्या करते हैं, रीढ़ की हड्डी का विशेष महत्व है इसमें। रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी होनी चाहिए आपकी, कमर गर्दन एकदम सीधी, आंखें कोमलता से बंद, हाथों को आप इस प्रकार ब्रह्मांडी मुद्रा में रख सकते हैं। इसमें क्या है, नाक से आपको झटके के साथ सांस छोड़ना है। पेट स्वतः ही, पेट अपने आप ही अंदर की ओर जाता है। आपने पेट पर ध्यान नहीं देना, पेट को पर्पसली अंदर नहीं करना, पेट अपने आप ही अंदर जाएगा, उसको जाने दीजिए। आपने केवल श्वास पर ध्यान रखना है। और इसमें भी श्वास की 3 गतियां होती हैं। सबसे पहले मैं आपको धीमी गति से करके दिखाऊंगा, आप अपनी सुविधा अनुसार कर सकते हैं और इसको अपनी क्षमता के अनुसार करना है, बहुत ज्यादा नहीं करना। कई हमारे मित्र लोग हैं जो उसको टीवी पर देखकर या किसी ऐसी जगह से पूछकर अपनी आवश्यकता से अधिक कर जाते हैं, उन्हें नुकसान भी होता है। में अधिक से अधिक 50 स्ट्रोक काफी है। एक बार ध्यान से देखिए, मैं जिस गति से हूं उसको धीमी गति, आंखें बंद, यह मैंने बहुत कम बार किया है, आपने 50 बार करना है धीमी गति से। इसके बाद मध्यम गति होती है, उसको देखिए, इसमें धीमी गति से थोड़ा सा तेज किया जाएगा। यह मध्यम गति है। इसके पश्चात थोड़ा सा तीव्र गति से किया जाएगा। आप तीनों तरीके से 50-50 बार कर सकते हैं। पहले 50 बार धीमी गति से, फिर 50 बार मध्यम गति से, फिर 50 बार थोड़ा तेज गति से, तीव्र गति से। लेकिन शुरू में 50 बार से ज्यादा नहीं करना, तीनों के तीनों। 50 का 40 हो जाएगा, चलेगा। जब आपका अभ्यास धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, तब आप उसको 100 स्ट्रोक तक भी पहुंचा सकते हैं। अभी तीव्र गति से देखिए इसका, तो आप अपनी सुविधा अनुसार, क्षमता अनुसार तीव्र गति से भी कर सकते हैं। इसके पश्चात स्टूडेंट्स के लिए एक प्राणायाम, इसका नाम है ब्राह्मणी प्राणायाम, बहुत ही फायदेमंद है। इससे आपका माइंड एकदम शांत होगा, फोकस होगा। किसी भी, आप चाहे पढ़ाई में करें या किसी भी कार्य विशेष में अपना ध्यान लगाएं, तो वह ध्यान आसानी से लगेगा, जल्दी लगेगा, अच्छा लगेगा। इसमें आप इसका करेंगे सबसे पहले। अच्छा, इसमें एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जब सांस लेंगे कोशिश करेंगे भंवरे की भांति आवाज करते हुए सांस को लें, और जब सांस को छोड़ेंगे नाक से, तो भी भंवरे की आवाज के साथ सांस को छोड़ना है। ठीक है, इसमें आंखें बंद होंगी। सबसे पहले दोनों हाथों के कानों, अंगूठों से अपने दोनों हाथों के कानों को बंद करेंगे, और एक उंगली माथे पर होगी, बीच की दोनों उंगलियां, एक उंगली माथे पर, बीच की दोनों उंगलियां आंखों पर, और एक उंगली नीचे। इस प्रकार अपने हाथों की पोजीशन को बनाते हुए नाक से सांस भरेंगे और भंवरे की आवाज की तरह, और बहुत ही धीरे धीरे आवाज के साथ सांस को छोड़ेंगे। देखिए इस प्रकार
फिर से कर रहे हैं। एक बार और कर रहे हैं। इसमें आपको इस बात का ध्यान देना है, दो बातें और हैं जो दिखती नहीं है लेकिन बतानी जरूरी है। जब आपके जो अंगूठे से कानों का प्रेशर है, कानों को बहुत तेजी से भी बंद नहीं करना और बहुत ढीला भी नहीं छोड़ना। सबसे ज्यादा आनंद आएगा आप कब, जब आप कानों को बंद किया और जब आप आवाज निकालनी शुरू करेंगे, सांस को छोड़ना शुरू करेंगे, धीरे अंगूठे के प्रेशर को ढीला छोड़े, हल्का बंद करें और बहुत धीमी गति से। तो आपको सबसे ज्यादा एकदम ढीला करेंगे तो भी आनंद इतना नहीं आएगा, एकदम टाइट लगेंगे तो भी नहीं इतना आनंद आएगा। ये आपको स्वतः ही अपने आप को चेक करना है। अंगूठे से कानों में प्रेशर ना, अंगूठों से जो आप करेंगे वो आप अपने हिसाब से करेंगे कि किस पर्टिकुलर प्रेशर पर सबसे ज्यादा आपको आनंद की अनुभूति हो रही है, सबसे ज्यादा मजा आ रहा है। और मैं सही बताऊं, जब आप इसको सही तरीके से करेंगे तो इसमें इतना ज्यादा आनंद की अनुभूति होती है, इतना ज्यादा मजा आता है, इतना आनंद आता है कि लगता है इसको करते रहे, बंद ना करें। यहाँ तक कि करते करते हमारे हाथ हल्के से थक जाते हैं, हाथों में दर्द होने लग जाता है, लेकिन छोड़ने का मन नहीं करता, इतना आनंद आता है इसमें। साथ में एक चीज और बनी है, इसमें जब आप आवाज छोड़ रहे हैं तो होठों को अपने बहुत तेजी से बंद नहीं करना और ढीला भी नहीं छोड़ना। होठ आपके 10 नाममात्र को जितना कम से कम छू सकते हैं, हल्का सा टच हो। सांस को छोड़ते समय होठों पे आपको गुदगुदी सी महसूस होगी, वाइब्रेशंस फील होंगी, तो वो वाइब्रेशंस होनी चाहिए। फिर आपकी जो जीभ है, यदि ऊपर तालू में लगाई है उस समय सांस को छोड़ते वक्त, तो आपकी अलग वाइब्रेशंस होंगी, अलग फीलिंग होगी। और तालू से नहीं लगी हुई, सेंटर में ही है, अंदर में है, तो आपको अलग फीलिंग होगी। दोनों का ही अपना अलग अलग फायदा है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इससे आपकी जो कंसंट्रेशन है बहुत ज्यादा बढ़ती है, विशेष प्रकार का आनंद आता है। किसी भी आप काम को करें, पढ़ाई के अलावा कोई से भी काम करें, आपकी कंसंट्रेशन जल्दी होगी, अच्छे से होगी, देर तक रहेगी। आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ती है। मस्तिष्क की जो सूक्ष्म और स्नायु सूक्ष्म नाड़ियां हैं, आपके जो मस्तिष्क की नाड़ियां इतनी सूक्ष्म है, आंखों से नहीं, अनगिनत नाड़ियां हैं। पूरे शरीर में 72,864 नाड़ियां होती हैं। इतनी सूक्ष्म नाड़ियों के इनसे उन सभी नाड़ियों में वाइब्रेशन से एकदम उनको आराम मिल जाता है, वो रिलैक्स हो जाती हैं, उनमें थकान बिल्कुल दूर हो जाती है। तो यह जो भ्रामरी प्राणायाम है विद्यार्थियों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। आप लोग इसका अभ्यास सुबह और शाम अवश्य करें। कम से कम 5 बार करें, 7 बार करें, 10 बार कर सकते हैं तो और अच्छी बात है। ठीक है, इसके पश्चात आप करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम क्या, आप वज्रासन में बैठ सकते हैं, अपने कोई किसी भी आसन में, सुखासन में, पद्मासन इत्यादि बैठ सकते हैं। इसके लिए अपने हाथों की इस प्रकार पोजीशन बनाएंगे, हाथ की 2 उंगलियां और अंगूठा। सबसे पहले अंगूठे से नाक पर बंद किया, लेफ्ट स्वर से आपको सांस को भरेंगे, लेफ्ट स्वर बंद करेंगे, राइट अंगूठा हटा के राइट स्वर से सांस को बाहर छोड़ेंगे और फिर सांस राइट से नाक को सांस भरेंगे, राइट बंद करेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। एक बार फिर से समझ लिए, लेफ्ट से सांस लिया, राइट से छोड़ा, फिर राइट से सांस लिया, लेफ्ट से छोड़ा, लेफ्ट से सांस लिया, राइट से छोड़ा, राइट से सांस लिया, लेफ्ट से छोड़ा।
ये जो आपके लेफ्ट राइट नोस्ट्रिल्स है, इनको इस हिसाब से आपने अंगूठे से बारी बारी से बंद करना है। और शुरू में आप एकदम शुरुआत में केवल आराम से छोड़े और निकालें सामान्य गति से, इसमें कोई रेशो नहीं है। धीरे धीरे इसमें आगे चलकर रेशो होती है। रेशो शुरू में क्या होगी, जितना समय आप आसानी से छोड़ पा रहे और ले पा रहे, ये तो होगी शुरुआत। इसके पश्चात जितना समय आपने सांस को लेने में लगाया है उससे दुगना समय सांस को छोड़ने में लगाया है। फॉर एग्जाम्पल आपने सांस को लेने में 2 सेकंड लगाया है, तो सांस को छोड़ने में 4 सेकंड लगने चाहिए। तो यहां से सांस को लेने में 2 सेकंड लगाए, सांस को छोड़ने में 4 सेकंड लगे, मतलब दुगना समय लगे छोड़ने में। और अभी भी इसमें रोकना नहीं बताया मैंने। सांस लेने को पूरक कहते हैं, सांस छोड़ने को रेचक कहते हैं, और यदि सांस रोकना बताया गया उसको कहते हैं पूरक। वो एडवांस स्टेज में आता है, उसका भी हल्का सा आपको समझा दूं। सांस 2 सेकंड के लिए लिया, 1 सेकंड रोका और 4 सेकंड छोड़ने में लगाया। 2:1:4 की रेशो होगी। क्लियर? 2 सेकंड सांस लेने में लगाया, 1 सेकंड रोका, 4 सेकंड छोड़ने में लगाया। तो इस प्रकार आप भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हैं। अभी मैं शुरू में आराम से कर रहा हूं बिना किसी रेशो के, आंखें बंद करके इस तरह देखिए। ये बिना किसी रेशो के था। जितना समय हमने सांस लेने में लगाया उतना ही समय सांस छोड़ने में लगाया। इसके पश्चात 1 सेकंड सांस लेने में लगाना, 2 सेकंड सांस को छोड़ने में लगाना। इसका भी देख लीजिए। इस प्रकार। और जब यदि कुंभक किया जाए, यानी पूरक किया है, पूरक कुंभक रेचक, ठीक है। पूरक सांस भरने को, रेचक सांस छोड़ने को, कुंभक सांस रोकने को। कुंभक के समय यदि आप चिन्ह को यहाँ लगाएंगे या लगा लेंगे तो बिल्कुल ठीक तरह से माना जाएगा। इसका देखिए, सांस को पहले भरा, दोनों नाक बंद कर लिए और ऊपर उठाया और दूसरी साइड से सांस को छोड़ दिया धीरे धीरे। तो यहीं से सांस को भरा, दोनों नाक बंद करें, कुंभक, दूसरी तरफ से सांस को छोड़ दिया। यह हो गया आपका भस्त्रिका प्राणायाम। ये आप सुबह और शाम अपनी सुविधा अनुसार कर सकते हैं। दोनों समय करेंगे बहुत फायदा होगा, ज्यादा फायदा होगा। लेकिन आपका जो शेड्यूल है, जो आपका डेली रूटीन है, उस हिसाब से आप किसी भी एक समय इसको अवश्य करें। आप देखेंगे आपकी मेमोरी पावर में बड़ी काफी अच्छा आप चेंज खुद देखेंगे। आप भी महसूस करेंगे, आपके टीचर्स, पेरेंट्स भी महसूस करेंगे कि आपके मेमोरी पावर में आपके चेहरे पर आकर्षण आया है। आप पहले से स्वस्थ दिख रहे हैं, तंदुरुस्त दिख रहे हैं, आपकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी। इसके पश्चात आप ध्यान लगाएंगे। ध्यान के लिए आप सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन किसी में भी बैठ सकते हैं। मैं सुखासन में बैठा हूं। ध्यान के लिए आपको क्या करना है, इस किसी भी परम पिता परमात्मा को आप मानते हैं, उनका
आप स्मरण कर सकते हैं, उन पर ध्यान लगा सकते हैं। अपने यहाँ आज्ञा चक्र पर ध्यान लगा सकते हैं, ओम पर ध्यान लगा सकते हैं, अपने हृदय में ध्यान लगा सकते हैं, कहीं भी आप ध्यान लगा सकते हैं। धीरे से कोमलता से अपनी आंखें बंद करें और बिना हिले डुले, बिना किसी और से ध्यान, सब ओर से ध्यान लगाकर केवल अपने उस प्रदेश पर ध्यान लगाना है, एकदम शांत बैठना है और कम से कम 2 मिनट, शुरुआत 2 मिनट से करें, धीरे धीरे इसमें समय बढ़ाकर 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा। लेकिन आप जो विद्यार्थी हैं, आपको मेहनत होगा, अवश्य होते हैं। इसमें भी आपने कमर और गर्दन का विशेष ध्यान रखना है। आपका शरीर स्थिति होनी चाहिए, आप सीधी होगी, आलस नहीं आएगा, आपका गुरुत्वाकर्षण जो है पूरा जमीन की तरफ प्रॉपर रहेगा, साथ ही आपके फेफड़ों में वायु यानी ऑक्सीजन अधिक से अधिक जाएगी, इससे आपके थकान का अनुभव नहीं होगा। तो हर चलते समय, बैठते समय, खड़े होते समय आप कोशिश करें कि आपका शरीर सीधा रहे, आपका मेरुदंड सीधी हो, बैठते वक्त, खड़े होते वक्त, चलते समय, इन सब बातों का ख्याल रखना है आपने। इससे आप एक फायदा एक्स्ट्रा किया होगा कि यदि ऑक्सीजन ज्यादा जा रही है तो थकान कम होगी या नहीं होगी, और यदि थके हैं तो थकान जल्दी उतर जाएगी। थकान एक तो होगी कम, नहीं कम होगी, और हो गई तो जल्दी उतरेगी। आंखें कोमलता से बंद, अपना ध्यान लगाएं, एकदम शांत और निश्चित बैठना है इस प्रकार। हाथों पे आप ये ज्ञान मुद्रा है इसमें भी रख सकते हैं, या ब्रह्मांडी मुद्रा है इसमें भी रख सकते हैं, ये दोनों आपके पास चॉइस है। इसमें मैं आपको बता दूं, जिन लोगों का शरीर थोड़ा भारी है, यानी जो हल्के से मोटे हैं, जिन्हें अपना वजन कम करना है, वो अपना ध्यान अपना इस पोजीशन में यानी ब्रह्मांडी मुद्रा में लगाएं। अंजलि मुद्रा भी कहते हैं, ब्रह्मांडी मुद्रा जिसको कहते हैं, ये इससे भी वजन कम होता है इस प्रकार बैठने से। और जिन्हें जो ऑलरेडी दुबले पतले हैं, जिन्हें अपना वजन बढ़ाना है, वो अपना ध्यान इसमें लगा सकते हैं, इनका भी फर्क पड़ता है। इससे लघिमा शक्ति की वृद्धि होती है, इससे महिमा शक्ति की वृद्धि होती है, इससे वजन बढ़ता है, इससे वजन कम होता है। ठीक है, तो आप अपनी सुविधा अनुसार कर सकते हैं। तो शांत बैठना है, आपने ध्यान लगाना है। दो मिनट आपने इसमें बैठना है, आपने ध्यान लगाने से भी आपकी कंसंट्रेशन बढ़ती है। ठीक है, ये अभी आपके हो गए। इसके पश्चात कौन कौन से आसन करने हैं वो हम आपको बताएंगे। केवल 2 मिनट का ब्रेक हम लेंगे। इसके पश्चात हमारा केंद्रीय विद्यालय गोलमार्ग का छात्र है अंकित शर्मा, वह आपको आसन इत्यादि करके दिखाएगा। इसके पश्चात आगे आपको और बताया जाएगा। केवल 2 मिनट का ब्रेक हम चाहेंगे। प्रकाशित करने राहों को आलोकित करने हम
अपना दीपक स्वयं बने हम, अपना रास्ता स्वयं चुने। अपना दीपक स्वयं बने हम, अपना रास्ता स्वयं चुने। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने। सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो, धन साधन समय की सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो। कभी पढ़े हम कहीं पढ़े, वे विषय की लोच से युक्त हो। कभी पढ़े हम कहीं पढ़े, वे विषय की लोच से युक्त हो। मित्रों हम उठे और जागे, मंजिल आने की ध्वनि सुने हम। अपना दीपक स्वयं बने हम, अपना रास्ता स्वयं चुने। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय का है द्वार खुला सबकी खातिर। शिक्षा परीक्षा का अवसर एक बार ही क्यों मिलता फिर। शिक्षा और परीक्षा का अवसर एक बार ही क्यों मिलता फिर। दुनिया में इसके केंद्र बात, कोई मन चाहा केंद्र चुने हम। अपना दीपक स्वयं बने हम, अपना रास्ता स्वयं चुने। कोई मन चाहा केंद्र चुने हम। स्वयं बने हम, ये सर लाइव है हम लोग। फिर से सब नमस्कार। कि आपके सामने अब आसन इत्यादि प्रस्तुत किए जाएंगे जो कि विद्यार्थियों के लिए बहुत ही जरूरी है, बहुत ही फायदेमंद है। केंद्रीय विद्यालय गोल मार्केट का छात्र अंकित शर्मा आपके सामने आसन प्रस्तुत करेगा। सबसे पहले आपको दिखाया जाएगा सिद्धासन। सिद्धासन कैसे किया जाता है, सब ध्यान से देखें। सबसे पहले दोनों पैर को सामने ले आए, इस प्रकार दोनों पैर को सामने ले आए। एक पैर को घुटने से मोड़ते हुए अपने गुदा द्वार के पास सीवनी नाड़ी कहते हैं उसको, सीवनी नाड़ी से लगाएं। और दूसरा पैर फिर से घुटने से मोड़ते हुए एड़ी के ऊपर दोनों, हाँ इस प्रकार। सिद्धासन को सभी आसनों का राजा कहा गया है। एक शीर्षासन और एक सिद्धासन। सिद्धासन से आपकी जो कंसंट्रेशन है बहुत ज्यादा बढ़ती है। इसमें इसी प्रकार दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा की स्थिति में अथवा अपने अंजलि मुद्रा, ब्रह्मांजलि मुद्रा, इस पे आप अपनी सुविधा अनुसार दोनों भी रख सकते हैं। इस आसन से आपकी बैठने की क्षमता, कई बार होता क्या है विद्यार्थी एक स्थान पर बैठे बैठे थक जाता है, ऊब जाता है, ज्यादा देर बैठ नहीं पाता क्योंकि मन चंचल प्रवृत्ति का भी होता है। इससे जो आपकी चंचलता है वो भी कम होती है, कंसंट्रेशन बढ़ती है, आपका पढ़ाई में मन लगेगा, मेमोरी पावर बढ़ेगी, आपने जो कुछ पढ़ा है वह याद जल्दी होगा और देर तक याद रहेगा।
तो यह जो आसन है बहुत ही फायदेमंद है, न केवल विद्यार्थियों के लिए बल्कि बच्चे से लेकर बूढ़े तक सबके लिए। इस आसन का अभ्यास आप कम से कम 5 मिनट अवश्य करें, कम से कम 5 मिनट। इस तरह से ध्यान लगा के बैठे, निश्चित रूप से आपको फायदा होगा अपने आने वाले समय में। और ये सभी आसन हम घर बैठकर कर सकते हैं, लेकिन एक बात का थोड़ा विशेष ध्यान रखें, उस कमरे में जहां कर रहे हैं थोड़ा सा हवादार हो कमरा, यानी अगर ताजी हवा है, छत पे करें अच्छी बात है, किसी बालकनी इत्यादि में करें, बालकनी बड़ी हो, हवादार हो, साफ हो, स्वच्छ हो एकदम। और ये कमरे में कर रहे हैं तो कमरे की दरवाजे खिड़कियां खुले हो ताकि वहां पर ताजी हवा आती रहे। ये बहुत जरूरी होता है, इसलिए आपको बताया जा रहा है। 2 से 3 मिनट शुरुआत करके 5 मिनट तक इसको पहुंचाएं। धीरे धीरे अपनी क्षमता और अपनी सुविधा, अपने टेस्ट के अनुसार आप इसको अधिक से अधिक समय के लिए बढ़ा सकते हैं। और कहा तो जाता है कि यदि कोई भी आसन, सिद्धासन हो गया, जितने भी ध्यानात्मक आसन है, यदि 3 घंटे 48 मिनट 3 आवर्स 48 मिनट्स तक लगा दी जाए तो उस व्यक्ति विशेष को उस आसन में सिद्धि प्राप्त हो जाती है। 3 घंटे 48 मिनट यदि आप इसी आसन में बिना हिले डुले लगातार बैठ रहे हैं तो आपको उस आसन में सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा गया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिद्धासन। इसके पश्चात अभी आपको दिखाया जाएगा सूर्य नमस्कार। फिर बाकी आसनों को लेंगे हम। सूर्य नमस्कार की धीरे से अपनी आंखें खोलिए, वापस आसन से वापस आ जाइए। और अब सूर्य नमस्कार जो कि विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत जरूरी है। सूर्य नमस्कार से यहाँ पर मैं एक चीज और बताऊंगा, सूर्य नमस्कार यदि हो सके तो सूर्योदय के समय सूरज के सामने किया जाए। सूर्य की किरणों में होता क्या है, आजकल के वातावरण या आजकल का माहौल ऐसा हो गया है कि लोग अधिकांश एसी में रहते हैं, एयर कंडीशन के घरों में रहते हैं, और जो भी कुछ एक्टिविटीज है सबके घरों के अंदर है, स्टेडियम के अंदर है। पहले जो था सब कुछ ओपन में होता था, सूरज की रोशनी सबको मिलती रहती थी, किसी को विटामिन डी की कमी होती है। विटामिन डी जो कि शरीर के लिए, त्वचा के लिए बहुत बहुत जरूरी है, और उसका जो मेन प्रमुख स्रोत है वो सूर्य किरण है। इससे ज्यादा विटामिन डी और किसी चीज में नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह फ्री में मिलता है, इसके लिए कोई आपको पैसा नहीं देना पड़ रहा। यदि विटामिन डी की कमी हो जाए तो काफी महंगी गोलियां खानी पड़ती हैं, डॉक्टर्स के पास जाना पड़ता है। यदि आप रोज केवल 20 मिनट सुबह सूर्योदय के समय, क्योंकि उस समय ज्यादा गर्मी नहीं होती, सुबह सूर्योदय के समय आप 20 मिनट अपने शरीर को सूर्य के सामने रखें। कोशिश करें हल्के वस्त्र हो, कम वस्त्र हो, छीने वस्त्र हो, जिनमें से आप सूर्य की किरणें पूरे आपके शरीर को अधिक से अधिक मिल सके। चेहरा थोड़ा ढक लें, पेट की तरफ से भी ले सकते हैं। तो अब आपके सामने सूर्य नमस्कार प्रस्तुत किया जाएगा। खड़े हो जाएं, उनके लिए खड़े हो जाकर सबसे पहले इसकी जो 12 क्रियाएं हैं धीरे धीरे करके दिखाई देंगी आपको। आप ध्यान से नोट करें और करने का प्रयास करें। शुरुआत करें आप। दोनों हाथ ऊपर ले गए, दोनों हाथों को इस प्रकार जोड़ना है। से पीछे की ओर दोनों हाथ गए, हल्का से पीछे की ओर झुकना है यथाशक्ति। वापस धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए आगे की ओर आएंगे और दोनों हाथ अपने पांवों के साथ जमीन पर लगाना है, माथे को घुटने से लगाना है। पादहस्तासन। पश्चात अपना एक पैर पीछे की ओर जाएगा, दायां पैर, प्रकार शरीर को पीछे की ओर मोड़ना है यथाशक्ति, जितना आसानी से मोड़ सके उतना ही। धीरे से वापस आएंगे, दोनों पैर पीछे, पर्वतासन। फिर दंड लगाते हुए पूरा पीछे को जाएंगे, भुजंगासन में आ जाएंगे। इस प्रकार जितना आसानी से कर सकते हो उतना ही करेंगे शुरुआत में।
धीरे धीरे से वापस आएंगे, जैसे पूर्व स्थिति में जैसे गए थे। आसन की स्थिति में दो हाथ पीछे को देंगे, और ज्यादा नहीं, और लास्ट में नमस्कार मुद्रा 12वीं क्रिया, तो हाथों को नीचे ले आएंगे। ये आपका सूर्य नमस्कार हुआ। अब इसको एक बार सामने एक बार और दिखाएंगे आप, इसको एक बार और करेंगे, इस तरफ मुंह करके दिखाइए इस बार। देखिए सभी चेहरा इस प्रकार इस तरफ हो गया है। अभी मैं नहीं वो केवल ये करके दिखाएगा आपको, धीमी गति से पूरा करके दिखाइए अपने आप। यहाँ से देखिए सभी, सूर्य नमस्कार कई किताबों में दिया हुआ है, योगा चार्ट इत्यादि में दिया हुआ है, आपके स्कूलों में इत्यादि में आपके योग शिक्षक करवाते होंगे। कभी भी किसी भी योग शिक्षक से या किसी भी आश्रम इत्यादि से सीखा जा सकता है, किताबों से भी सीखा जा सकता है। संपूर्ण शरीर में पूरा बल मिलता है, एक तरह से संपूर्ण शरीर की आपकी एक्सरसाइज हो जाती है। सर से पांव तक आगे भी झुकना है, इसमें पीछे भी झुकना है, ध्यान लगाना है, बाजुओं में, पैरों में, कमर में, छाती में, सब जगह बल मिलता है। यह सूर्य नमस्कार भी बच्चे से लेकर बूढ़े तक, पहली बात तो बूढ़ा शब्द मुझे बोलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति योग करता रहेगा तो वह बूढ़ा होगा ही नहीं। मतलब जिसकी उम्र अधिक हो गई इतना जो कहा जाएगा, योग करने वाला बूढ़ा नहीं होता, केवल उसकी आयु बढ़ती है। देखा, बहुत अच्छे, आराम से बैठ जाइए। अभी आपके सामने सूर्य नमस्कार दिखाया, इसको मैंने आपको कहा कि सूर्य की रोशनी में करें तो उसका सबसे ज्यादा फायदा होगा। इसके आप शुरुआत 2 बार से करें, धीरे धीरे इसको भी बढ़ाते रहें, 3 रिपीटेशन, 4, 5, 10, 15, 20 तक भी जा सकते हैं, अपना समय और सुविधा को देखते हुए। लेकिन इतना आवश्यक होगा कि 5 बार इसको जरूर करें सूर्य नमस्कार को, क्योंकि उसमें 12 क्रियाएं हैं, 12 वो है, 5 बार इसको अवश्य करें तो उसका अधिक फायदा होगा, पूरा फायदा मिलेगा। अब अगला आसन है पद्मासन। पद्मासन में बैठिए, दोनों पैर सामने ले आइए, एक पैर हम घुटने से मोड़ते हुए फिर दूसरी जगह पर रखिए, एड़ी नाभि के पास आ जाए, और दूसरे पैर को उसी प्रकार घुटने से मोड़ते हुए दूसरी जगह पर रखिए, दोनों एड़ियां परस्पर पास हो, समीप हो, नाभि के पास हो। अब इसमें वही है, हाथ आप ज्ञान मुद्रा अथवा ब्रह्मांडी मुद्रा अपनी सुविधा अनुसार रख सकते हैं। 5 प्रकार की दृष्टि है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ अभी। सबसे पहले होता है समदृष्टि, मतलब इसमें आंखें खुली होंगी, एकदम सामने देखते हुए आंखें बंद होकर आप आसन या ध्यान लगा सकते हैं, शासन कर सकते हैं। ये पहले समदृष्टि में आंखें खुली हैं एकदम, इसका अपना सभी का अलग अलग फायदा है। दूसरा आता है नेत्र बंद, यानी इसमें आंखें बंद होंगी, आंखें बंद कीजिए, ये दूसरा तरीका है दृष्टि का। एक में आंखें पूरी तरह से खुली हुई थी, तो दूसरे में आंखें पूरी तरह से बंद है, लेकिन कोमल नहीं है। आपको कोई जोर से नहीं खींचना, खींचकर बंद नहीं करनी,
चेहरे पर कोई तनाव, आंखों पर कोई तनाव नहीं होना चाहिए, एकदम कोमलता से जस्ट ड्रॉप योर आईलिड्स, केवल पलकों को गिरा देना है। कमर गर्दन सीधी रहेगी, इस बात का बार बार मैं कह रहा हूँ कि विशेष ध्यान देना है। इसके पश्चात तीसरी दृष्टि आती है भूमध्य, मतलब दोनों बाहों के मध्य में यहाँ देख रहा है। भूमध्य में देखिए इस प्रकार दोनों बाहों के मध्य में देखना है। इसके पश्चात आती है अर्धोन्मेष, मतलब उसमें आंखें आधी खुली आधी बंद होंगी। ठीक है, दृष्टि सम है लेकिन आधी खुली हुई है आधी बंद है, अर्धोन्मेष कहा जाता है। जैसे कि आपने चित्र में श्री गुरु नानक जी को देखा होगा, वो अधिक अर्धोन्मेष स्थिति में ही रहते थे, उसी दृष्टि में बैठते थे। और पांचवी दृष्टि कही जाती है नासाग्र, मतलब नासिका के अग्र भाग पर, नाक के सिरे पर देखना है आपने, नासिकाग्र कहा जाता है इसको। इनसे आपकी आईसाइट भी इंप्रूव होती है इन पांचों दृष्टियों से, और साथ ही आपकी एकाग्रता बढ़ती है, कंसंट्रेशन बढ़ती है, ध्यान लगाने में आपको सहायता मिलती है। तो जब भी आप पढ़ने बैठते हैं तो कुछ बच्चे होते हैं जब पढ़ने बैठते हैं उनके पेट दर्द हो रहा है, कभी कमर दर्द हो रहा है, कभी खांसी आ रही है, जुकाम हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, कुछ ना कुछ छोटी मोटी उनको तकलीफ होती रहती है, जिसकी वजह से वे अपना पढ़ाई में मन नहीं लगा पाते। इसलिए सबसे पहले अपने शरीर को इन सब बातों से ठीक रखते हुए जब आप ध्यान लगा के अच्छे से बैठेंगे तो आपका पढ़ाई में अच्छा मन लगेगा। इसके पश्चात अच्छा एक यहाँ पर एक बात और आती है, बहुत से लोग होते हैं कहते हैं हमसे ना सिद्धासन लगता ना पद्मासन लगता, तो वो लोग अर्ध पद्मासन में बैठ सकते हैं। अर्ध पद्मासन और आसान हो जाता है, इसमें कोई भी बैठ सकता है। एक बार अर्ध पद्मासन करके दिखाइए, दोनों पैर सामने ले आइए। इसमें तो जैसे दोनों जंघाओं के ऊपर दोनों पांव रखे हुए थे, इसमें पहले एक जंघा के ऊपर पैर रखेंगे, कोई सभी एक पैर जो आप अपनी सुविधा अनुसार रख सकते हैं, और दूसरा पैर दूसरी जगह के ऊपर न रखते हुए नीचे, ये अर्ध पद्मासन हो गया। वैसे तो सुखासन में बैठा जा सकता है, लेकिन सुखासन से ज्यादा फायदे अर्ध पद्मासन से है, अर्ध पद्मासन से ज्यादा फायदे पद्मासन के हैं, और पद्मासन से ज्यादा फायदे सिद्धासन के हैं। और जो लोग अर्ध पद्मासन भी नहीं कर सकते वे लोग सुखासन में यानी पालथी मारकर चौके लगाकर बैठ सकते हैं। अब इसके पश्चात अगला आएगा वज्रासन। दोनों पैर सामने ले आइए, पहले सामने से करके दिखाइए वज्रासन। दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ते हुए पीछे ले जाएं, और दोनों हाथ घुटनों पर, दोनों पैर पीछे होंगे। इसमें क्या होता है कि एक पांव के अंगूठे के ऊपर दूसरे पांव का अंगूठा होगा, और एड़ियां खुली हुई होंगी, और खुली हुई एड़ियों के बीच में बैठना है आपने। आपने दोनों हिप्स जो है एड़ियों के बीच में होंगे, कमर गर्दन सीधी होगी। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे विद्यार्थियों को नींद नहीं आती। जिन्हें नींद ज्यादा आती है ना, या असमय बिना किसी समय की नींद आ रही है, पढ़ते पढ़ते नींद आ रही है, तो उनसे मेरा ये निवेदन है कि वे इस आसन में बैठकर भी पढ़ाई कर सकते हैं। जैसे मैंने अपने पिछले उसमें बताया था लेक्चर में कि इस आसन के कितने फायदे हैं। वज्रासन नाम से विदित है कि शरीर वज्र के समान कठोर बनता है, मजबूत बनता है संपूर्ण शरीर में, और उनसे तो कहीं इसके न केवल एड़ी पंजे घुटने जगह, इससे तो उनमें तो विशेष बल मिलता ही है, लेकिन संपूर्ण शरीर में इससे बहुत ताकत आती है। कंसंट्रेशन में यानी एकाग्रता बढ़ती है। शुरू में अभ्यास करते जो एकदम शुरुआत करने जाते हो सकता है शुरू में थोड़ा तकलीफ हो, लेकिन अभ्यास के जन्मती हो सुजान और रस्ती आवत जात के सिद्ध पर मतलब ये पूरा इस
योग में आसनों में पूरा लागू होता है। कोई सा भी आसन शुरू में मुश्किल लगता है, लेकिन आप यदि रेगुलर कर रहे हैं, डेली कर रहे हैं, धीरे धीरे आप उस आसन को करने के अभ्यासी हो जाते हैं, आदी हो जाते हैं और अधिक समय तक बिना किसी तकलीफ के आसानी से कर पाते हैं। अपनी हिम्मत नहीं हारनी, बनाए रखना है, आसनों को नियमित रूप से रोल करें। जैसे आप सुबह उठते हैं, नित्य कर्म करते हैं, उठते आपको शौच जाना है, ब्रश करना है, नहाना है, पूजा पाठ की तैयारी करनी है, तो इसको भी अपना दैनिक कर्म का एक अंग बना लीजिए कि मुझे एक्सरसाइज या कुछ समय के लिए आसन करने ही करने हैं। ठीक है, ये आपका हो गया वज्रासन। इसमें अब इसको साइड से करके देखेंगे, एक बार आपको दिखाएंगे। इसको आप थोड़ा सा कर देखिए। ये देखिए, इसमें एड़ियां साइड से दिख रही हैं, एड़ियां दोनों तरफ साइड को जाते हैं, दोनों हाथ घुटनों पर, कमर गर्दन सीधी, हाथ सीधे। यह वज्रासन बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। अब यहाँ पर तो खोल दीजिए, वापस आ जाइए। अगला आसन आता है भद्रासन। तो कैसे किया जाता है? वज्रासन की भांति करना है उसमें, लेकिन उसमें थोड़ा सा फर्क है। जैसे वज्रासन में अभी आपको सलाम कर दीजिए। वज्रासन में आपकी दोनों पैरों की एड़ियां खुली हुई थी, भद्रासन में एड़ी पंजे दोनों मिले होंगे, मतलब एड़ियां भी मिली होंगी और पंजे पीछे पलटे हुए होंगे और एड़ियों के ऊपर आपको बैठना है। उसके पश्चात दाएं हाथ को पीछे से बाएं ला करते हैं और बाएं हाथ पैर का अंगूठा पकड़ना है, बाएं हाथ से दाएं पैर का अंगूठा पकड़ना, मतलब और कमर गर्दन सीधी रखते हुए ठुड्डी को या कंध से लगाना है और दोनों भुजाओं के मध्य में भूमध्य में देखना है। अभी आपके सामने अंकित जी करके दिखाएंगे, बेटा वज्रासन करके दिखाइए। उसी प्रकार वज्रासन गिर रहे हैं। इसमें क्या है, एड़ियां साइड भी नहीं है, दोनों एड़ियां परस्पर मिली हुई हैं, दोनों एड़ियों के ऊपर बैठना है। हाथ दोनों पीछे, दाएं हाथ से बाएं पांव का अंगूठा और बाएं हाथ से दाएं पैर का अंगूठा पकड़ना है। गर्दन नीचे होगी, यानी ठुड्डी को कंठ से लगाएंगे, जिसे जागरण बंद कहा जाता है, और दोनों भावों के मध्य में देखना है। इसका भी बहुत फायदा ये है कि इससे नींद नहीं आती, कंसंट्रेशन बढ़ती है। जो विद्यार्थियों की एक बहुत बड़ी समस्या होती है कि ऐसे पढ़ने बैठते हैं उन्हें नींद आने लगती है। यदि उनके मनपसंद विषय है जिसको जो उनको बहुत अच्छा आता है तो नींद नहीं आएगी, लेकिन थोड़ा सा भी यदि कठिन लग रहा है, मुश्किल विषय है, उनको नींद आने लगती है। इस आसन के अभ्यास से उनको नींद नहीं आएगी, एकाग्रता बढ़ेगी। ये इस आसन में बहुत बड़ा फायदा है। धीरे से वापस आ जाइए, तो सामने से करके दिखाइए एक बार। देखिए इस प्रकार क्वेश्चन होगी। दोनों एड़ियां पीछे परस्पर, एड़ी पंजे दोनों मिले हुए हैं, दोनों हाथ पीछे की तरफ, दाएं हाथ से बाएं पैर का अंगूठा, बाएं हाथ से दाएं पैर का अंगूठा पकड़ा है, ठुड्डी को कंठ से लगाना है और दोनों भुजाओं के मध्य में, भूमध्य में देखना है। विद्यार्थियों के लिए बहुत ही फायदेमंद, बहुत ही लाभदायक है। पैरों में तो बहुत ताकत आती है, कि नहीं एड़ी में दर्द रहता है, पैरों में दर्द रहता है, घुटनों में दर्द रहता है, उनके लिए भी यह बहुत लाभकारी है, बहुत फायदेमंद है। इसके पश्चात छोड़ दीजिए इसको, आसन खोल दीजिए। अब एक आसन आपको दिखाया जाएगा, इसका नाम है वीरासन। वीरासन के बारे में एक कहावत है, आप थोड़ा आराम कर लीजिए। अभी कुछ देर के लिए आराम करें। शवासन, क्योंकि आसनों के जब कान का अनुभव होने लगे तो शवासन जरूर करना चाहिए, मैंने आपको पहले ही बताया था। अब इसमें एक चीज आपको बताते हैं वीरासन के बारे में। एक जो कहावत है कि जब भगवान राम वनवास में गए थे तो लक्ष्मण जी ने उनकी बहुत सेवा की थी, और क्योंकि रात्रि के समय वो पहरेदारी करते थे और उन्हें नींद ना आए, इसलिए वो अधिकांश समय वीरासन में ही रहते थे। वीरासन का सबसे बड़ा फायदा यह है, इससे नींद नहीं आती, नींद भाग जाती। जिन विद्यार्थियों को नींद अधिक आने की समस्या है, नींद जो से ज्यादा आती है, उनके लिए वीरासन
बहुत ही उपयोगी है, बहुत फायदेमंद है। अब खड़े हो जाइए, वीरासन करके दिखाएंगे आपको। सबसे पहले खड़े हो गए अपने समतल भूमि पर, एक पैर को आगे लेके आएंगे इस प्रकार, और शरीर का अधिकांश भाग, अधिकांश वजन आगे वाले पैर पर होगा। पैर का पीछे वाला जो पंजा है पीछे की ओर पलटा हुआ होगा। दायां पैर आगे है तो दायां हाथ आगे होगा, दोनों हाथ के मध्य मुट्ठी के अंदर बंद, और शरीर को पूरा तानते हुए जैसे धनुष बाण चला रहे हैं ना, ये धनुष बाण की पोजीशन होती है, धनुष बाण चला रहे हैं। इस प्रकार इस आसन का नाम है वीरासन। ये दोनों पांव जब एक आप पैर से थकान हो जाए तो पांव बदल लेना चाहिए। इसको दूसरे पांव से करके दिखाइए। करना अभी शुरू में यथाशक्ति है, और जब भी करेंगे नीचे योगा मैट हो, ये तो कंबल हो जिसकी चार तय की हुई हो, डायरेक्ट फर्श पर जमीन पर नहीं करना आपने। ये देखिए ये वीरासन है। बाण चलाने की जो इसमें पोजीशन है वो दिखाई गई है, और पैरों की इस पोजीशन से आपको नींद नहीं आएगी, आलस्य नहीं आएगा। इससे आलस्य का त्याग होता है, आलस्य दूर भाग जाता है। मतलब अति निद्रा वालों के लिए बहुत फायदेमंद है। और एक फायदा और है कि इससे निर्भयता आती है, व्यक्ति निडर बनता है। जिन लोगों को डर ज्यादा लगता है, जिन बच्चों को डर ज्यादा लगता है, उनके लिए बहुत फायदेमंद है। वापस आ जाइए, बैठ जाइए, थोड़ा दंडासन विश्राम कीजिए। बीच बीच में यदि आपको आसन करते समय यदि जरा से भी थकान का अनुभव हो तो आप अवश्य शवासन कर लें। 1 मिनट 2 मिनट आप अपनी क्षमता अनुसार, अपनी सुविधा अनुसार ये शवासन अवश्य करते रहें, ताकि शरीर में ज्यादा थकान ना हो। इसके पश्चात दिखाया जाएगा आपको उत्तान मंडूकासन। कैसे किया जाएगा अभी आपके सामने दिखाएं। उत्तान मंडूकासन में इसके भी इसी प्रकार बहुत फायदे हैं। ये जो आसन, जितने भी आसन, ये क्रियाएं आपको बताई गई हैं, सूक्ष्म व्यायाम वगैरह, ये सब विद्यार्थियों के लिए इतने अधिक फायदेमंद है जो इनको सिंसियरली, सीरियसली, रेगुलरली करेगा, निश्चित रूप से, बल्कि मैं कहूंगा 199 नहीं, 100% उनको फायदा होगा। 100%। मैं अपने 40 वर्ष के अनुभव से ये बात कह रहा हूँ कि जिन्होंने इन आसनों को, क्रियाओं को, सूक्ष्मों को अपने दैनिक जीवन में ढाल लिया, उनका जीवन सुखमय हो गया। कहते पहला सुख निरोगी काया, सबसे बड़ा सुख काया का सुख होता है। 7 प्रकार के सुख बताए गए हैं, लेकिन किसी व्यक्ति के पास बाकी सब चीजें, शरीर के सुख नहीं है तो वो बाकी सुख नहीं ले पाएगा, नहीं हो पाएगा। आज की तारीख में सभी लोग पैसे के पीछे अंधे होकर भाग रहे हैं। पैसा कमाने के लिए अपने शरीर का ध्यान नहीं दे रहे, वो पैसा उनके काम नहीं आता। सारी चीजें जरूरी है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे पहले जो है हमारा शरीर का स्वस्थ रहना। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आप योग का सहारा लें। योग का सहारा नहीं कहने का तात्पर्य किसी न किसी रूप में आप योग करें, एक्सरसाइज करें, व्यायाम करें किसी भी रूप में, तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। इसलिए आप करेंगे उत्तान मंडूकासन। उसके लिए सबसे पहले वज्रासन में बैठेंगे, सामने इसका थोड़ा आगे जाइए, हल्का सा आगे जाइए, बस। इस प्रकार वज्रासन में बैठने के पश्चात अपने हाथों का, कोहनियों का सहारा लेते हुए धीरे धीरे लेटना है पीछे की ओर। ठीक है, इस प्रकार जब सर का चोटी वाला भाग लग जाए तो पूरा कंधे भी लगा दीजिए, और दोनों हाथ सर के ऊपर इस प्रकार जमीन पर लगेंगे। दोनों कोहनियां, दोनों हाथों से दोनों कोहनियां पकड़ लेना इस पर। इसमें क्या है, दोनों कंधे जमीन पर लगे हुए हैं, दोनों हाथ जमीन पर लगे हुए हैं, कोहनियां जमीन पर लगी हुई हैं। इसमें क्या नाभि पर विशेष खिंचाव पड़ रहा है, सिगरेट तली हुई नाभि भी अपने स्थान पर आ जाती है। आप देख रहे हैं पैरों की पोजीशन, मतलब एंकल्स में, पैरों की उंगलियों में, अंगूठों में, पंजों में, काफ मसल्स, घुटना, थाई मसल, हिप्स का पहली पोर्शन, कमर, सीना, गर्दन, चेहरा, सब जगह इसका कुछ न कुछ असर हो रहा है।
सब जगह थोड़ा खिंचाव कर रहा है, तो इससे क्या पूरे शरीर में फायदा होगा। हाथों की उंगलियों से लेकर पैरों की उंगली तक, चोटी से लेकर पैर तक, पैरों की उंगली से सर की चोटी तक, पूरे शरीर में इसका फायदा हो रहा है। कमर पतली होती है, सीना चौड़ा होता है, कंसंट्रेशन बढ़ती है, शरीर का ठीक रहना, निरोग रहना बहुत जरूरी है अच्छी पढ़ाई करने। धीरे से वापस आइए, हाथों को कोहनियों का सहारा लेते हुए। ये आपके सामने जो दिखाया गया था उत्तान मंडूक आसन। इसके पश्चात थोड़ा और कर लीजिए। हर आसन के बाद, हर मुश्किल आसन के बाद, हालांकि मुश्किल नहीं है, और कोई आसन तो कहते हैं मुश्किल तो कुछ भी नहीं है। जब बच्चा चलना शुरू करता है तो कितनी बार गिरता है, लेकिन फाइनली चलना, केवल चलना सीख जाता है, बड़े पर दौड़ता भी है। दौड़ तभी ऐसा है कि न जाने कितने पटक ले आता है दौड़ते दौड़ते। पहले जब का शुरू होते एबीसीडी सीखते हैं, लिखना सीखते हैं, बच्चा कितनी गलतियां करता है, लेकिन एक समय ऐसा होता है प्रकांड पंडित बन जाता है, विद्वान बन जाता है, महान वैज्ञानिक बन जाता है, और ना जाने क्या क्या कुछ जाता है बड़े होकर अपने पढ़ाई के क्षेत्र में। ठीक है, इसके पश्चात करेंगे योग मुद्रा अथवा योगासन। ये सबसे पहले सामने कीजिए, तो दोनों तरफ से करके दिखाएंगे। योग मुद्रा के लिए सिर्फ दोनों पैर सामने ले आए। उसी प्रकार सबसे पहले पद्मासन में बैठना है, एक पैर को घुटने से मोड़ते हुए दूसरी जगह पर रखेंगे, पश्चात दूसरे पैर को घुटने से मोड़ते हुए पहली जगह पर रखेंगे, और इस अधिक से अधिक पैरों को थोड़ा खींचकर पीछे की ओर कर लें। दोनों हाथ पीछे से लाते हुए कोशिश करें दोनों पांवों के अंगूठों को पकड़ लें। इस प्रकार दोनों पैरों के अंगूठे पकड़ लिए, इसे कहते हैं बद्ध पद्मासन। अब बद्ध पद्मासन में आने के पश्चात आपने धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए पेट करते हुए आगे की ओर झुकना है। आगे की ओर झुकिए और चेहरा सामने हो। कुछ लोग माथा भी लगा लेते हैं, लेकिन इस प्रकार चेहरा सामने होगा, ठुड्डी लगानी है। इससे क्या है, पद्मासन के सभी फायदे मिल गए। आगे झुकते हुए पहली पोर्शन में पूरा फायदा मिला। पेट के संबंधी रोग के लिए तो यह रामबाण है। जिन्हें पेट गैस की शिकायत रहती है, जिन्हें पेट में दर्द होता है, जिनका पेट मोटा है, पेट भारी है, जिन्हें चर्बी कम करनी है, जिन्हें अपना वजन कम करना है, सब बीमारियों के लिए बहुत बहुत फायदेमंद है। जीना चौड़ा होता है इससे। कंसंट्रेशन तो बढ़ती है। कंसंट्रेशन के अलावा जो मैं बता रहा हूँ वो सारे एक्स्ट्रा फायदे हैं। इससे आपकी एकाग्रता बढ़ती है, में मन लगता है। एकाग्रता के लिए यह आसन सभी के लिए, न केवल विद्यार्थियों के लिए, सभी के लिए बहुत फायदेमंद है, बहुत ही लाभकारी है। धीरे से वापस आइए, इसको एक बार धीरे से इसको छोड़ दीजिए। अभी हम आपको थोड़ा साइड पोज से करके दिखाएंगे राइट से, ताकि आपको अच्छी सारी बातें समझ आ जाए। उसी प्रकार पद्मासन में बैठे बैठे ही साइड हो गए हैं। कंफर्टेबल अपनी सुविधा अनुसार उसी प्रकार पद्मासन लगाएंगे। दोनों हाथों को पीछे से लाते हुए दोनों पैरों के अंगूठे पकड़ने हैं और यथाशक्ति अपनी सुविधा अनुसार आगे झुकना है। सांस को बाहर निकालते हुए, पेट को थोड़ा अंदर खिंचाते हुए। ये कहते हैं योग मुद्रा और योगासन। समझ आ गया? यदि आपको बीच में कोई भी शंका हो, संशय हो, तो उसका समाधान किया जाएगा। आप क्वेश्चन इत्यादि पूछ सकते हैं कभी भी, न केवल इस सेशन में, सेशन के बाद भी मेरा जो फोन नंबर है उस पर आप कभी भी किसी भी समय क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको उसका समाधान किया जाएगा। धीरे से वापस आइए, छोड़ दीजिए, दोनों पैर सामने ले आइए और थोड़ा सा दंडासन में विश्राम कीजिए।
में विश्राम करने से लगातार थकान बनी रहती है और थकान दूर हो जाती है। इसलिए बीच बीच में विश्राम करते रहना चाहिए ताकि आपको किसी तरह की थकान का अनुभव ना हो और शरीर एकदम तरोताजा रहे। इससे क्या शरीर में बल तो मिलता ही है, फायदे भी बहुत होते हैं, थकान भी नहीं होती। चलिए अगला आसन है भ्रू नमन आसन। अब भ्रू नमन आसन दिखाया जाएगा, चेहरा सामने कीजिए। सबसे पहले दोनों पैर सामने की ओर ले आएंगे, दोनों पैरों को यथाशक्ति पूरा खोलना है। जितना आप आसानी से खोल सकते हैं कोशिश करें, अधिक से अधिक खोलने का प्रयास करें। जितना अधिक खोलेंगे उतना ही आपको करने में आसानी होगी, झुकने में आसानी होगी। इसके पश्चात दोनों हाथों से दोनों पैरों के अंगूठे पकड़ने हैं और सांस को बाहर निकालते हुए फिर से आगे की ओर झुकना है। माथा भी लगा सकते हैं, ठुड्डी भी लगा सकते हैं, दोनों तरह से जैसी आपको सुविधा हो लगा सकते हैं। कोशिश करें पूरा छाती लग जाए, यहाँ तक कि पेट का भाग भी जमीन को छू जाए। सबसे शुरुआत में आप माथे से शुरू करें, माथा जमीन को लगाने का प्रयास करें। यदि आपका माथा लग जाता है तो ठोडी को जमीन को लगाने का प्रयास करें। यदि ठोडी जमीन को लग जाती है तो छाती और उसके पश्चात पेट को जमीन को लगाने का प्रयास करें। लेकिन करना है अपनी क्षमता अनुसार, अपनी सुविधा अनुसार। इतना जोर नहीं लगा देना है कहीं मसल में क्रैम्प आ जाए। धीरे से वापस आइए। वैसे तो आप अपनी सुविधा अनुसार कर सकते हैं, लेकिन यदि पूरा फायदा लेना है तो हर आसन पे जो रुकने का समय है 5 क्वेश्चन के बाद कम से कम 1 मिनट अवश्य हो। 2 मिनट करेंगे और अधिक फायदा होगा। 1 मिनट फाइनल क्वेश्चन में रुकना और फायदेमंद। ये आपका हुआ भ्रू नमन आसन। इससे भी कंसंट्रेशन बढ़ती है, कंसंट्रेशन के साथ साथ पेट की बीमारियों के लिए फायदेमंद है। और जिन बच्चों को अपनी हाइट बढ़ानी है उसके लिए बहुत फायदेमंद है। इससे हाइट भी बढ़ती है, रीढ़ की हड्डी लचीली हो जाती है, कमर दर्द की शिकायत नहीं होगी। ये सब इसके फायदे हैं। इसके पश्चात अब आपको दिखाया जाएगा एक बहुत ही अच्छा आसन विद्यार्थियों के लिए, नाम है बकासन। बकासन के लिए साइड पोस्ट कर रहे हैं आप। देख लीजिए इस पोजीशन में अपने पूरे शरीर का वजन दोनों हाथों पर रख रहे हैं और दोनों घुटने अपने बाजू पर टिकाए हैं इन्होंने। ये इस तरह ठीक है, बस बिल्कुल ठीक। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने, हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने। धन साधन समय की सीमा से विद्यालय जो मुक्त
पढ़े हम कहीं पढ़े वे विषय की लोच से युक्त हो। कभी पढ़े हम कहीं पढ़े वे विषय की लोच से युक्त हो। मित्रों हम उठे और जागे, मंजिल आने की ध्वनि सुने हम, अपना दीपक स्वयं बने हम, अपना रास्ता स्वयं चुने। जीवन ये प्रकाशित करने राहों को आलोकित करने। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय का है द्वार खुला सबकी खातिर। शिक्षा परीक्षा का अवसर एक बार ही क्यों मिलता फिर। शिक्षा और परीक्षा का अवसर एक बार ही क्यों मिलता फिर। दुनिया में इसके केंद्र बहुत, कोई मन चाहा केंद्र चुने हम, अपना दीपक स्वयं बने हम, अपना रास्ता स्वयं चुने। कोई मन चाहा केंद्र चुने हम, स्वयं बने हम, कुछ क्वेश्चंस आए हैं। पूछिए प्लीज। पहला क्वेश्चन है, व्हाट मेड यू डिसाइड टू बिकम अ योगा टीचर? किस चीज ने आपको प्रभावित किया योगा टीचर बनने के लिए? सर, मैं यदि आप पर्सनली मेरे बारे में पूछें तो मेरा बचपन से ही योग के विषय में तो मैं नहीं जानता था, लेकिन एक्सरसाइज का बहुत शौक था। मेरे जो पेरेंट्स थे, मेरे फादर, ग्रैंडफादर, सबको मैंने एक्सरसाइज करते हुए देखा था और सभी टचवुड एकदम स्वस्थ थे। बचपन से मैं जिनको एक्सरसाइज करते हुए दिख रहा था तो फादर ने हमको वैसी आदत डाली, तो बचपन से हमें एक्सरसाइज का बहुत शौक हो गया। हम लोग पार्क में जाकर, जब स्कूल लाइफ में जब हम 9वीं 10वीं कक्षा में मैं पढ़ता था, तो पार्क में जाकर हम लोग जब अपनी एक्सरसाइज करते थे तो कई बुजुर्ग लोगों को, कई व्यक्तियों को हम कई प्रकार के आसन करते हुए देखते थे। हमें उस समय उन आसनों का नाम नहीं पता था, लेकिन देखने में बड़ा अच्छा लगता था। तो उनको देखा था कि हम वो आसन करते थे ना, इनके नाम तो हमें फायदे पता थे ना उनका नाम पता था, लेकिन हम वो आसन करने लगे उनको देखकर। तो धीरे धीरे इसमें रुचि बढ़ती गई। तो एक समय ऐसा आया कि जब अखबार में जब एडवर्टाइजमेंट आया योग सीखने के लिए, तो हमें बड़ी खुशी हुई। योग की शिक्षा हमने ग्रहण करी कि अब हम इसी फील्ड में, जो मेरा बचपन का शौक था, यदि शौक ही हमारा पेशा बन जाए तो इससे बढ़कर खुशी क्या होगी। मेरा शौक जो कि एक्सरसाइज था, एक्सरसाइज करने और एक्सरसाइज करवाने का मुझे पैसा नहीं मिलेगा। जो मैं करता हूँ अपनी, मुझे खुशी मिलती है, मन की शांति मिलती है, खुशी मिलती है, और वही मैं करके दिखा रहा हूँ। पहले कुछ नहीं मिलता था, करता था, अब वही सिर्फ करके दिखा रहा हूँ, करवा रहा हूँ, बहुत खुशी मिली। ये सब बातों से मुझे काफी अच्छा लगा और मैं इस फील्ड में आ गया और योग शिक्षक बन गया। और ईश्वर की कृपा से, आप लोगों की दुआओं से एक सफल योग शिक्षक बना, जैसे कि मुझे ईश्वर की तरफ से थोड़ा सा वरदान दीजिए बस। सर एक प्रश्न, एक स्वस्थ शरीर के लिए योगा महत्वपूर्ण है या खेल? स्वस्थ शरीर के लिए योगा महत्वपूर्ण है या गेम? सर गेम्स में क्या होता है, कुछ पर्टिकुलर पार्ट्स की ही एक्सरसाइज हो पाती है, कुछ पार्ट्स की तो बहुत ज्यादा होती है, उससे अलग एक्सरसाइज होती है, कुछ पार्ट उसमें एकदम निगलेक्ट हो जाते हैं, सभी पार्ट्स की एक्सरसाइज नहीं हो पाती। किसी भी एक पर्टिकुलर गेम को ले लीजिए, चाहे वो कोई सा भी गेम हो, सभी का नहीं होता। लेकिन हमारे योग में क्या है,
सर से लेकर पैर तक प्रत्येक अंग के लिए, जैसे कि यौगिक सूक्ष्म में है उसकी 48 क्रियाएं हैं, मैं कभी फिर से बताऊंगा कि सर से पैर तक सभी पार्ट्स की एक्सरसाइज हो जाती है। उसके बाद जो आसन इत्यादि है उसमें भी हम बहुत तरह के आसन है, डिफरेंट टाइप्स के आसन है, तो सभी आसनों से कहीं ना कहीं बॉडी में अलग अलग प्रभाव पड़ता है, अलग अलग जगह पर उसका फायदा होता है। और इनका एक फायदा यह है कि इनसे गेम से क्या है, बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाएगी ताकि बीमारी दूर नहीं होगी। आसनों से क्या है, शरीर के अंदरूनी अवयवों पर उसका प्रभाव पड़ता है, जिससे शरीर निरोगी होता है, बीमार नहीं पड़ता, आंतरिक मसल्स को बल मिलता है। उससे क्या है कि हमारी बाहरी मसल्स को दिखाने वाली मसल्स है उन्हीं को फायदा होता है। देखने में बहुत अच्छी बॉडी लगेगी लेकिन अंदर से वीक हो सकता है। देखिए योगी होगा, योगा करने वाला होगा, देखने में बहुत अच्छा ना हो लेकिन उसका आंतरिक जो स्वास्थ्य है बहुत अच्छा होगा, अंदर की सारी उसकी क्रियाएं हैं, सारे जो अंग है वो सुचारू रूप से काम करेंगे, बहुत अच्छे करेंगे, उन्हें बीमारियां नहीं होगी, उसकी इम्यूनिटी कंपैरेटिवली औरों से एक खिलाड़ी से बहुत अच्छी होगी। ये फायदा होता है योग और उसको। धन्यवाद सर, योगा शुरू कर सकते हैं। ठीक सर। अच्छा, अभी नेक्स्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं, केवल एक ही आसन और बचा था, त्रिबंधासन। त्रिबंधासन के लिए त्रिबंधासन लगा के दिखाइए। इसमें क्या तीनों बंध लग जाते हैं, मूल बंध, उद्यान बंध और जालंधर बंध। इसमें भी आप पद्मासन लगाइए पहले, पद्मासन, सिद्धासन इसमें भी लगा सकते हैं। एक सिंहासन होता है उसमें तीनों बंध स्वतः ही लग जाते हैं। देखिए अभी हम आपको केवल पद्मासन ही लगा के दिखा रहे हैं। पद्मासन लगाने के पश्चात इसमें दोनों हाथ दोनों घुटनों पर ज्ञान मुद्रा की स्थिति में होंगे और बारी बारी से तीनों बंध लगाने। पहला बंध है मूल बंध। मूल बंध में क्या होता है, हम गुदा द्वार का संकुचन करते हैं ऊपर की ओर, अपने गुदा द्वार को ऊपर की ओर खींचें। उसके बाद उद्यान बंध, पेट को अंदर की ओर अधिक से अधिक खिंचकाना है सांस को भरकर, और जालंधर बंध, छोटी को यहाँ चिन्ह पे लगाना है, चिन्ह लाओ इस प्रकार। इसमें तीनों बंध लगे हुए हैं जिससे शरीर को बहुत अधिक फायदा मिलता है। मूल बंध, उद्यान बंध और जालंधर बंध। पर्सनल लॉक, नेवल लॉक एंड चिन्ह लॉक, तीन तरह के लॉक होते हैं। इससे क्या कुंडली शक्ति की जागृत होती है, उसमें भी सहायता मिलती है। पद्मासन के सभी फायदे मिलते हैं, शरीर में असीम बल मिलता है, तीनों बंधों लगाने से असीम बल मिलता है। और धीरे से छोड़ दीजिए, इसको भी अपनी शक्ति अनुसार, क्षमता अनुसार आपने लगाना है, जितना आपका सामर्थ्य हो उतनी ही देर लगाना है आपने। और इसको एक बार लगाने के बाद थोड़ा आराम करके दूसरी बार और तीसरी बार भी लगाया जा सकता है। ठीक है, ये कहा त्रिबंधासन, इसमें तीनों बंध लगाए गए थे। इसके पश्चात अब शवासन, एक शवासन में लीजिए यहाँ। तो शवासन के लिए मैं आपको विद्यार्थियों को एक बात बताना चाहूंगा कि लोग शवासन में भी कटौती करते हैं, उनको शवासन में लेटने में भी आलस आता है, और यदि शवासन में करते हैं तो भली भांति नहीं करते। 99% लोग शवासन तो करते हैं लेकिन शवासन का पूरा फायदा इसमें नहीं ले पाते क्योंकि शवासन को ठीक तरह से नहीं करते। इसका मैं तरीका बताने जा रहा हूं जिससे विद्यार्थियों को पूरा इसका फायदा मिल सके। शवासन में जब भी लेते हैं, समतल भूमि हो, ऊपर खापड़ ना हो, बिछा हो, दोनों एड़ियां खुली हो, पंजे बाहर की तरफ, दोनों पंजे बाहर की तरफ जैसे दिखाया गया, दोनों हथेलियां ऊपर आकाश की ओर हो, जमीन से लगी हुई, हाथों से शरीर से थोड़ा सा दूरी पर, कमर गर्दन सीधी हो, आंखें कोमलता से बंद हो, आंखें जोर से बंद नहीं करनी। शवासन है ना, शव के समान, जैसे मृतासन भी करते हैं, शवासन भी करते हैं। जैसे शरीर जब छोड़ जाता है, केवल शरीर रह जाता है, आत्मा छोड़ जाती है, तो उसको उसी प्रकार ऐसे करते हैं, सर से पैर तक प्रत्येक, सर से पांव तक प्रत्येक का पूरी तरह से ढील का हो, पूरी तरह से स्थिर हो। शवासन का ठीक तरह से करना, मतलब शवासन
शवासन में ये भी भूल जाओ कि हम शवासन कर रहे हैं, शवासन में लेते हैं, इतना भी भूलना होता है। इसके पश्चात में एक चीज और बताऊंगा आपको, त्राटक। समय की कमी है, त्राटक को किसी और दिन बताएंगे, त्राटक में समय ज्यादा लगेगा। समुचित निद्रा, लोग निद्रा प्रॉपर नहीं ले पाते। बच्चे कहते हैं कि हमें तो देर तक पढ़ने की आदत है, रात को 12-1 बजे तक पढ़ते हैं और फिर सुबह 9-10 बजे उठ जाते हैं। गलत है। आप कोशिश करें 10 बजे तक सो जाए और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे 9 बजे सो जाए तो अच्छी बात है, वरना 10 बजे अधिक से अधिक मैंने बताया है, और सुबह 4 अथवा 5 बजे तक उठ जाए। 5 बजे उठ जाए, 10 बजे से तो 7 घंटे की नींद हो जाती है। यदि बहुत अधिक श्रम कर रहे हैं तो 6 बजे उठ जाए। विद्यार्थियों के लिए 6 से 8 घंटे की नींद का बताई गई है। 8 घंटे से अधिक ना सोए, लेकिन 7 घंटे से कम भी ना सोए। तो निद्रा जब लें, सारे काम छोड़कर नींद लेना बहुत जरूरी है, तभी आपका शरीर एकदम शांत होगा, स्वस्थ रहेगा। खासकर जिन लोगों को, जिन व्यक्तियों को अपनी बच्चों को अपनी हाइट बढ़ानी है ना, उसके लिए भी नींद का पूरा होना बहुत बहुत जरूरी है। जितनी गहरी नींद होगी, जितनी अच्छी नींद होगी, उतना आपका शरीर जल्दी थकान से दूर होगा, उतना आपकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, उतना आपका मन पढ़ाई में लगेगा। यदि शरीर में थकान है, थका हुआ शरीर है, तो उसका पढ़ाई में मन नहीं लगा पाएगा। शरीर एकदम शांत है तो आपका पढ़ाई में मन अच्छे से लगेगा। समय अभी हो रहा है, आज के सेशन का हम यहीं समापन करेंगे। अभी सबसे आगे लेते हैं। सभी को बहुत बहुत नमस्कार। जिसने हमारा देखा, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि कोई क्वेश्चन इत्यादि पूछना हो, उनका स्वागत है। मेरे फोन नंबर पर SMS के द्वारा पूछा जा सकता है, फोन करके भी पूछा जा सकता है, सबका जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद। थैंक यू सर।